अभी पेज नंबर 24 में थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझते हैं, धवल 1 साल के बाद 100 मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा कि 10 साल बाद 100 मिलेगा तो अच्छा लगेगा? जितना जल्दी, यानी कि 1 साल बाद 100 मिलेगा तो उसका वर्थ ज़्यादा है कंपेयर टू से 10 ईयर्स के बाद पे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, राइट? तो ये हम लोग मैथमेटिकली कैसे देखते हैं वो देखिए। हम लोग इन्फ्लेशन रेट अज्यूम किया है मैंने 5%। एक सिंपल सा टाइम लाइन डाल देता हूँ 0, 1 एंड 2। आज के तारीख में आपके पास 100 है, 100 के साथ आप 10 चॉकलेट्स खरीद पा रहे हो। इन्फ्लेशन 5% है, मतलब 1 साल के बाद ये 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 105। बेसिकली 100 का 5% किया 5 एंड फिर प्लस 100 किया तो 105 हुआ। लाइकवाइज और 1 साल के बाद कितना हो जाएगा ये 105 का वैल्यू? 105 का 5% बराबर है तो कितना हो जाएगा ये 110.25। 105 इंटू 5%। तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, अगर मुझे स्ट्रेट 100 से सीधा 2 साल के बाद मेरा इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए 100 का कितना हो जाएगा, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है स्ट्रेट, तो मैं क्या करूँगा? कंपाउंड करना पड़ेगा, राइट? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बोलते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको इंटरेस्ट रेट कितना है? अगर इन्फ्लेशन 5% पकड़ते तो 100 का कितना आना चाहिए? 110.25। तो ऑल आई विल डू इज 100 इंटू 1 प्लस क्यों करते हैं हम लोग? कभी भी कंपाउंड करना रहता है, कोई तो एक बेस अमाउंट चाहिए, तो बेस इज 1 रुपी। तो क्या करते हैं 1 प्लस कितना परसेंट? 5%। तो 1 प्लस 5%, लेकिन ये कितने साल के लिए? 2। तो रेस टू 2 क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो कैसे करना पड़ेगा? पहले इसको करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे देखो 100 इंटू 1 प्लस 5% इज नथिंग बट 1.05। 1 प्लस 5% इज 1.05 रेस टू 2। ये वाला कैलकुलेटर पे कैसे दिखेगा? 1.05 रेस टू 2 इज नथिंग बट y रेस टू x। तो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले 1.05 कैलकुलेटर पे डालेंगे, 1.05 रेस टू 2। तो ये कैसे करना पड़ेगा? y रेस टू x दिख रहा है आपको, 9 के ऊपर y रेस टू x, फिर रेस टू 2 करोगे तो 1.1025 आता है, इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 110.25। तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे वापस बताऊंगा कि कैसे करते हैं हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू, ठीक है? एम्यूलेटर के साथ बता दूंगा मैं। अभी सिमिलरली अगर मुझे 2 साल आगे जाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं आज के तारीख में इफ आई एम गिवन 100, 2 इयर्स के बाद कैसे किया? 100 इंटू 1 प्लस 5% रेस टू 2। लाइकवाइज अभी सेकेंड ईयर में 110.25 है, तो मुझे आज के तारीख पे आना है, मतलब एज ऑफ टुडे। 0 इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू, आज के तारीख में। तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहां से यहां जाने के लिए 100 इंटू 1 प्लस 5% रेस टू 2 कर रहे हो तो ऑब्वियसली मुझे पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 110.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5% रेस टू 2। 2 ईयर्स पीछे, 1 2। 2 ईयर्स आगे जाना था तो 1 2 किया ना, सिमिलरली पीछे जाना है तो 2। तो क्या किया? ऑल आई डिड इज 100 इंटू 1 प्लस 5% रेस टू 2 के जगह पे 110.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5% रेस टू 2। तो आंसर क्या आएगा आपका? 100 आएगा। कैसे करोगे कैलकुलेटर पे? सबसे पहले चाहिए तो ये वाला कर लो। अगेन इसका इजी तरीका है, बट अभी के लिए हम लोग ऐसे करेंगे। कैसे? 1.05 रेस टू 2 मतलब y रेस टू x 2। अगर ये नीचे आ गया इसका आंसर, इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/x, तो 1/x करोगे इंटू फिर 100 करोगे तो करो कितना आता है? ये 100 नहीं करना पड़ेगा, 110 है। तो बेसिकली 1.05 y रेस टू x 2 करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0.9070 आ रहा है, इंटू 110.25 इंटू 110.25 100 एग्जैक्ट आता है। समझ में आया? तो सिमिलरली ना यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो बेसिकली इन्फ्लेशन कैसे कंसिडर करना है समझ में आ गया। तो अभी धवल को क्वेश्चन क्या था? 1 साल के बाद उनको 100 मिलेगा तो अच्छा लगेगा कि 10वें साल पे 100 मिलेगा तो अच्छा लगेगा? तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? जितना जल्दी उनको मिल रहा है 100 दैट इज बेटर। बराबर? मैथमेटिकली प्रूव करें उसको। ऑल आई हैव टू डू इज, जैसे अभी पीछे लेके आया, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अज्यूम करते हैं इन्फ्लेशन रेट के साथ निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5%
ये हम लोग को 1 साल के बाद मिल रहा है, तो एज ऑफ टुडे कितना हो जाएगा, कितना पीछे लेके जाना पड़ेगा, 1 ही साल, तो रेस टू 1 हो जाएगा। लाइकवाइज इसका कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 + 5% रेस टू 10 हो जाएगा। 10 ईयर्स पीछे लाना है। एक बार करो ये जल्दी, कितना आएगा इसका, ठीक है। इसका प्रेजेंट वैल्यू 95.238, इसका प्रेजेंट वैल्यू 61.398। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आज के तारीख में अगर आपके पास 95.238 है, इज इक्विवेलेंट टू सेइंग 1 साल के बाद आपके पास 100 है, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन रेट। समझ में आ रहा है, 100%। तो टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट चालू कर रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 साल के बाद मुझे 100 मिलने वाला है, दूसरा एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 10 साल के बाद मिलने वाला है 100, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर अ प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग में मुझे बहुत हैवी कैश फ्लोज दे। पक्का समझ में आया, 100%। उसके बाद 4th पॉइंट पे जाते हैं, कैश फ्लोज आर एनालाइज्ड ऑन एन आफ्टर टैक्स बेसिस। हमेशा वैसे ही होगा, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा देने के बाद ही तो जितना बचता है, हमेशा हम लोग अगर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉय भी हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, उसके बाद जो बचता है वही आपके डिस्क्रिशन पे है ना स्पेंड करने का, वैसे ही कंपनी का भी तो रहेगा सेम। तो कभी भी हम लोग को कैश फ्लोज देखना है, वो हमेशा आफ्टर टैक्स बेसिस पे देखना है, इज बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा देने के बाद कितना मुझे बचता है वो हम लोग को कंसिडर करना है। दैट इज योर 4th पॉइंट। कोई डाउट है? उसके बाद हम लोग आते 5th पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बट सिंपल है, क्योंकि हम लोग ने पहले ही कंसेप्ट कर लिया था। फाइनेंसिंग कॉस्ट आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या है, हम लोग ने रिलैक्सो का एग्जाम्पल देखा था, 9%, 12%, 9% बैंक के पर्सपेक्टिव से क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट ऑफ डेट, दूसरा क्या है नाम इसका, फाइनेंसिंग कॉस्ट। जैसा कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं उसको हम लोग फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। लाइकवाइज इक्विटी साइलेश अगर इन्फ्यूज कर रहे हैं, रिलैक्सो को दे रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज उनको मिनिमम 12% चाहिए। ज़रूरी नहीं है 12 मिलेगा, ऑन एन एवरेज 12% चाहिए। 12 से ज़्यादा भी हो सकता है, 12 से कम हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बराबर है। तो शैलेश के पर्सपेक्टिव से 12% इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिलैक्सो के पर्सपेक्टिव से दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। हम लोग कभी भी क्या करते हैं, इसका एवरेज आउट करते हैं 9 और 12 का। ऑब्वियसली उसमें और भी आ जाता है, वेट्स आ जाता है, टैक्स बेनिफिट्स आ जाता है, बट हम लोग ऑन एन एवरेज अज्यूम कर लेते हैं 11% देना है। मतलब रिलैक्सो क्या बोल रहा है, रिलैक्सो सपोज बैंक लोन से 50 करोड़ लिया है, इक्विटी से 50 करोड़ लिया है, तो वो 100 करोड़ लिया है, रेस किया है, 100 करोड़ में से उसको ऑन एन एवरेज कितना देना है, 11% देना है। 9% डेट वालों को, बाकी का 12% इक्विटी वालों को। तो ऑन एन एवरेज मैंने कंसिडर कर दिया 11%। इसका ऑब्वियसली हम लोग डिटेल में करने के लिए वो 2nd चैप्टर में करेंगे, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, उस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो ये 11% का मतलब समझा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी एग्जाम में ना आपको डायरेक्ट ये भी फिगर दिया हुआ रहेगा, 11% इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 9% इज योर फाइनेंसिंग कॉस्ट। अभी मुझे एक बात बताओ, ये 11% जब ले रहा हूँ मैं वैक, उसमें ये 9% को ऑलरेडी कंसिडर किया गया है, तो अगेन मुझे ये 9% कंसिडर करना है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो लाइन है, फाइनेंसिंग कॉस्ट आर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो वापस मत कंसिडर करो उसको, डबल काउंट मत करो। तो ऑलरेडी अगर वैक दिया रहेगा 11%, ये 11% के अंदर 9% है ऑलरेडी, तो अलग सा कंसिडर मत करो। क्लियर है कंसेप्ट, 100%। अच्छा, उसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट है 4,000 स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट में 5,000 हमने डाला है, 5,000 का प्रोजेक्ट है, एवरी ईयर यू आर एक्सपेक्टिंग कि 4,000 मिलने वाला है। प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, क्या लगता है? प्रॉफिटेबल है, क्यों? क्योंकि हम लोग 5K इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट फर्स्ट ईयर में 4K मिल रहा है और सेकेंड ईयर में 4K। सबसे फर्स्ट चीज़ मैंने क्या बोला था, डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कैश फ्लो एंड नॉट अकाउंटिंग इनकम। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। चलेगा क्या? क्या होना चाहिए था, कैश फ्लोज। समझा? ठीक है, चलो कैश फ्लोज है, अभी प्रॉफिटेबल है, अभी भी बोल नहीं सकते ना। 4,000 आने वाला है, बट ये कब आ रहा है,
1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3rd ईयर के बाद मैं क्या बोला है कि इसको एज ऑफ टुडे कंसिडर करना पड़ेगा ना सबको। तो डिस्काउंट रेट लगेगा ना, ये अभी एग्जाम्पल में मैंने इन्फ्लेशन रेट दिया था 5%, बट इन रियलिटी ये 5% तो नहीं रहने वाला है, तो ये कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं डिस्काउंट रेट। एंड एज ऑफ टुडे देखना है ना प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं। ये जो 4000 मिल रहा है वो 1 साल के बाद मिल रहा है, ये 4000 सेकेंड ईयर, 3rd ईयर, तो एज ऑफ डेट करने के लिए यू नीड 1 डिस्काउंट रेट, बराबर है। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी ये मैंने बैंक लोन पे कितना लिया है, 9% डाला है। ये 9% के अंदर इन्फ्लेशन रेट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। क्यों रहेगा? इन्फ्लेशन रेट क्या बताता है कि अगर 100 रुपये में 10 चॉकलेट आ रहा है, अगर 5% इन्फ्लेशन है तो नेक्स्ट ईयर 105 में भी 10 ही चॉकलेट आएगा। अभी अगर मैं बैंक हूँ, मैं अगर बैंक रिलैक्सो को दे रहा है पैसा, डेट दे रहा है, तो बैंक को चलेगा क्या रिलैक्सो सिर्फ 5% देगा? बैंक को कुछ रियल में कुछ मिल रहा है क्या? फिर नहीं मिल रहा है, सिर्फ 5% मिला तो ऑब्वियसली उसको क्या करना है? देखो ऐसे समझो, कभी भी कोई बैंक में एफडी भी बनाता है, उसको सिर्फ इन्फ्लेशन मिलेगा तो नहीं चलेगा ना, उसको चाहिए रहेगा ना। आज के तारीख में मैं बैंक में डाल रहा हूँ, मुझे 100 रुपये का 10 चॉकलेट मिल रहा है, 1 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन 5% है तो मैं 1 साल के बाद भी 5 ही चॉकलेट खाने को ही मिलेगा, 10 ही चॉकलेट खाने को मिलेगा, तो उससे अच्छा तो मैं आज ही कंज्यूम करूंगा। उसको कुछ मिलता नहीं है ना रिवॉर्ड, तो फॉर दैट क्या उसको कुछ रियल प्रॉफिट्स भी तो मिलना चाहिए, रियल रिटर्न्स भी तो मिलना चाहिए। तो क्या होता है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही मिलेगा। दैट्स द रीज़न ये 9% अगर मैं बोल रहा हूँ, ये 9% के अंदर ये 5% ऑलरेडी रहेगा एंड 4% आपका एक्स्ट्रा रिटर्न्स है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी इसके अंदर आपका इन्फ्लेशन रेट तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है कंसेप्ट? 100%। इसको मैं आगे एक सम के साथ बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद ना थियरी पॉइंट्स है पेज नंबर 24 पे ही। सबसे फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वर्सेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? 2 प्रोजेक्ट्स है, दोनों इंडिपेंडेंट है, एक कैलकुलेटर का, एक मोबाइल का बिजनेस का। किया था ना हम लोग ने XYZ। अभी सपोज कर लेते दोनों बिजनेस के लिए टोटल 40 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ एंड 20 करोड़, एंड कंपनी के पास पैसे हैं, तो आइडियली वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो गए ना, दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है। ऐसा है क्या एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? नहीं, दोनों अलग लाइन ऑफ बिजनेस में एंड दोनों प्रॉफिटेबल है, पॉसिबिलिटी है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। सेकेंड वुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये वाला ले लो, मार्कर का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मेरे को मशीन को रिप्लेस करना है। अभी हो सकता है कि 2 अलग अलग कंपनी का मशीन्स ले सकता हूँ मैं दोनों कंपनी का लूंगा क्या? नहीं ना, एक ही लूंगा ना जो बेटर है। तो वो क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। मशीन सेलेक्ट करना भी तो एक कैपिटल प्रोजेक्ट है, बट वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा। या तो वो वाला लूंगा मैं कंपनी का, या तो ये वाला कंपनी का। दोनों कंपनी का क्यों लूंगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कंपीट्स विथ ईच अदर, सिंपल। उसके बाद सेकेंड इज प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नटराज ने पेंसिल से बिजनेस चालू किया था। अगर पेंसिल का बिजनेस चलता ही नहीं तो वो इरेजर का, शार्पनर का पेंसिल में शार्पनर के बिजनेस में जा सकता था क्या? नहीं जा सकता था। तो क्या करते हैं ये लोग? प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग सिंपल लैंग्वेज में है कि पहले एक बिजनेस, लाइन ऑफ बिजनेस डालते हैं। मे बी सपोज पेंसिल का बिजनेस ग्रो हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा, कैश जनरेट किया, इंटरनली बहुत कैश अक्रू हुआ। उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि यार अभी मैं ना शार्पनर का भी डाल देता हूँ प्रोडक्ट। बट वो कब किया? पहले पेंसिल का चलाया, वो अच्छा किया, उसके बाद इसमें गया। प्रोजेक्ट सीक्वेंस, प्रोजेक्ट ही है ना एक, पेंसिल का बिजनेस डालना एज अ प्रोजेक्ट, वो प्रॉफिटेबल किया, कैश फ्लोज जनरेट किया, उसके बाद इरेजर का, शार्पनर का बिजनेस में गया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट को बराबर से सीक्वेंस करें। पहले फालतू प्रोजेक्ट ले लिया और उसमें पैसा नहीं कमाया तो सेकंड प्रोजेक्ट में जा ही नहीं सकते आप। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट शुड बी प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ कैश। क्लियर है? थर्ड इज अनलिमिटेड फंड्स वर्सेस कैपिटल रैशनिंग। देयर आर सम कंपनीज जो ऑलमोस्ट हैज एक्सेस टू दी कैपिटल मार्केट्स इनडेफिनिटली, जो सुपर हाई क्वालिटी कंपनीज है, ग्रेट कंपनीज है। तो देखो अनलिमिटेड मतलब थियोरेटिकली अनलिमिटेड नहीं होता है, बोलने के लिए बोल सकते हैं, बट फिर भी सबको एक लिमिट आता है। बट हैविंग सेड दैट बहुत बड़े बड़े कंपनीज, अभी रिलायंस ले लो या डीमार्ट ले लो, कोई भी बड़ा कंपनीज को ऑलमोस्ट कैपिटल मार्केट का एक्सेस है। तो उन लोग के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्रोजेक्ट करने को मिलेगा। वो लोग 2-3 प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, 5-6 प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, 8 प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। बट अगर एक स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसे समझो एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन लोग को तो बजट रहेगा। उन लोग को ऐसा नहीं है ना कल को 100 करोड़ चाहिए तो एक्सेस मिलेगा, ज़रूरी है क्या? नहीं ज़रूरी है। तो फॉर देम
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रैशनिंग करे, बजटिंग करे, बराबर है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट लेंगे, उसके बाद सेकंड बेस्ट प्रोजेक्ट लेंगे। एंड बेसिकली देखो ये कैपिटल रेशनिंग एंड प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको कंसेप्चुअली? कोई भी डाउट है? 100% राइट इट डाउन।